Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about dictionary, which is a data type in Python programming language. So we will discuss it in detail. In the last lecture we already discussed how we can create a dictionary and how we can access different dictionary element. In this lecture we are going to continue this discussion. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले पिछली बार जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज़ करा देते हैं, क्योंकि डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। देखिए, डिक्शनरी एक डेटा टाइप है और इसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को। इसमें ये एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, तो ये लिस्ट की तरह नहीं है जो आपने पहले पढ़ा। लिस्ट में क्या था कि डिफरेंट जो भी एलिमेंट हैं आपके, वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक सीक्वेंस में इंडेक्स पोजीशन उनकी कंटिन्यूस होती हैं। तो 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में मेमोरी लोकेशन सबकी डिफरेंट हो सकती हैं एलिमेंट की, ये ज़रूरी नहीं है सभी की डिफरेंट तो होती ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कंटिन्यूस हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसमें जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं उनको हम की के साथ मेंशन करते हैं। तो लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता। बेसिकली लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड वे में स्टोर होते हैं, जबकि डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, कोई सिस्टमेटिक वे में स्टोर नहीं होते। वैल्यूज़ को की के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो जब कभी भी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं हमें उसकी की भी डिफाइन करनी पड़ती है। सेकंड, ये मैंने बताया था आपको कि अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है तो डिक्शनरी को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में पहले आप की लिखते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। तो हमेशा की वैल्यू का पेयर लिखा जाता है, और जितनी भी वैल्यू की के साथ लिखी जाती हैं कॉलन से सेपरेट किया जाता है की वैल्यू के पेयर को, और एक पेयर लिखने के बाद कॉमा से सेकंड पेयर को सेपरेट करता है। तो इस तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट को हम मेंशन करते हैं। एक एग्जाम्पल है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो की है वो आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप का होना चाहिए की, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इम्यूटेबल, लेकिन स्पेशली जो आपका की है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का होना चाहिए। कोई कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई इंटीजर नंबर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप लिस्ट को नहीं ले सकते एज ए की। लिस्ट को एज ए वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन लिस्ट को एज ए की नहीं ले सकते, क्योंकि लिस्ट इम्यूटेबल है। साइज चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिस्ट को एज ए की नहीं ले सकते, तो ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपको सिंपल एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई वैल्यू पास ही नहीं करेंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो डिक्शनरी का नेम ले लिया my_dict, और इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की। जब कोई वैल्यू पास ही नहीं करेंगे तो डिक्शनरी तो क्रिएट होगी, लेकिन एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। फिर आपने एक बार फिर से लिखा my_dict, वह आपने my_dict है डिक्शनरी का नेम, और इसके बाद इसके अंदर हमने वैल्यू पास की 1 एप्पल 2 बॉल। तो अब 1 और 2 यहाँ पर की है, और 1 और 2 की के लिए जो वैल्यू है वो एप्पल और बॉल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज़। तो जैसे मैंने बताया ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि की का टाइप सेम हो, की भी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो नेम जॉन, ठीक है, तो की नेम है, ओके, जो एक स्ट्रिंग है, और जॉन वैल्यू है। दूसरी की ली है 1, जो एक नंबर है, और उसके लिए जो वैल्यूज़ लिए हैं वो हमने एक लिस्ट की फॉर्म में ली है 2 4 3। तो ये कहलाएगा डिक्शनरी विद मिक्स कीज़। थर्ड ये है कि हम एक फंक्शन है, डिक्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, उसके थ्रू भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में किया गया my_dict इज इक्वल टू डिक्ट 1 एप्पल 2 बॉल, ठीक। तो 1 एप्पल और 2 बॉल जब हम लेंगे तो एक डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो जाएगी, और इसको हम एज अ पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे डिक्ट फंक्शन में, ठीक है। तो ये एक डिक्शनरी बन जाएगी। और नेक्स्ट केस के अंदर देखेंगे, हमने फिर से इसे एक डिक्ट फंक्शन की हेल्प से ही क्रिएट किया है। इस बार फिर सिर्फ हमने इतना किया है कि एक लिस्ट में एज ए डेटा वैल्यू दी गई है 1 एप्पल और 2 बॉल, और उसको लिस्ट को पास कर दिया एज ए पैरामीटर वैल्यू डिक्ट फंक्शन में, तो भी हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, डिक्ट फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें की वैल्यू का पेयर दे सकते हैं, चाहे वो आप लिस्ट की फॉर्म में दें, चाहे वो आप टपल की फॉर्म में दें।
पैरेंथेसिस के अंदर दें, इट मीन्स। और जहाँ तक डिक्शनरी की बात है तो डिक्शनरी में कीज़ का टाइप सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और अगर आप कोई भी की वैल्यू पेयर मेंशन नहीं करोगे, की वैल्यू का कोई पेयर मेंशन नहीं करोगे, तो डिक्शनरी तब भी क्रिएट होगी कर्ली ब्रैकेट्स अगर साइन लगा के छोड़ दोगे आप तो। ये अलग बात है कि फिर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी उस केस के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि अगर आपको डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको की का पता होना चाहिए। अगर आपको की पता है तभी आप डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एक डिक्शनरी my_dict और उसमें की है नेम, वैल्यू है जैक, की है एज, वैल्यू है 26। तो अगर आप नेम पर देखना चाह रहे हैं कि नेम की पर कौन सी वैल्यू है तो आप लिखोगे प्रिंट my_dict और वैल्यू लिख दी आपने की लिख दी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया नेम। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपको एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, बात चाहे लिस्ट की हो, बात चाहे डिक्शनरी हो या टपल की या स्ट्रिंग की ही क्यों ना हो, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही हम एक्सेस करते हैं वैल्यू को। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। तो यहाँ पर की है नेम, तो हम लिखेंगे प्रिंट my_dict और नेम को एज ए वैल्यू लिख दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेम चूँकि एक स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का होना ज़रूरी है, तो मार्क करेंगे हम वहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप एज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे my_dict। ठीक, और यहाँ पर एक फंक्शन और होता है और इस फंक्शन का नाम होता है गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को। दोनों में ये अलग बात है कि आपको की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों से हम एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि गेट फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गेट फंक्शन में लिखेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर की पास करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप गेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की का नेम लिखेंगे तो आपका हो सकता है, तो आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइम फिर आप देखिए कि हमने एड्रेस को गेट फंक्शन के थ्रू my_dict जो हमारी डिक्शनरी है उसका जो आपका की है एड्रेस, उसके रिगार्डिंग अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हम लिखेंगे my_dict डॉट गेट और पैरेंथेसिस के अंदर एड्रेस ऑफ कोर्स सिंगल कोट्स में आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसी तरीके से अगर आपको बिना गेट फंक्शन के अगर एक्सेस करना है तो आप my_dict और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एड्रेस लिख देंगे तो आप एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एड्रेस नाम की कोई की नहीं है। अगर की होती तो एलिमेंट एक्सेस होता। अब जब की नहीं है और हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए हम दोनों से करने की कोशिश करते हैं, गेट के थ्रू भी करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो निकल के ये आता है कि अगर हमको किसी ऐसी की के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है, और हम उसे गेट फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो एरर नहीं आएगी, आंसर नन आएगा। आंसर नन आएगा, नन एक कीवर्ड है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर एरर रेज होगी। तो ये याद रखिएगा, यानी कि बाकी सब तो सेम है, दोनों से एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं और ये बात तब तक ठीक थी, यहाँ तक दोनों में सिमिलरिटी थी अगर की एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन डिफरेंस निकल के तब आता है जब की ही एग्जिस्ट ना करे। तो जब की एग्जिस्ट नहीं करेगी और आप वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहोगे, निकालना चाहोगे, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि फिर आपको क्या काम करना है। फिर आपको काम ये करना है कि जब आप गेट फंक्शन के थ्रू करोगे तो एरर नहीं आएगी, आंसर नन की फॉर्म में रिटर्न होगा। जबकि आपका स्क्वायर ब्रैकेट में के थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश करना चाहोगे तो फिर वहाँ एरर आएगी। आंसर कुछ ऐसे है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या हम किसी डिक्शनरी के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं या फिर हम कोई न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो आपको यहाँ पर काम क्या करना है, जैसे अभी हम एक सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का नेम है my_dict
और उसमें 2 कीज़ हैं, नेम और एज, और उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है जैक और 26 है। अब हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई आपका एज अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए, 26 से हट के कुछ और हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, माई अंडरस्कोर टिक्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एज लिखेंगे और उसको कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स हम एज की वैल्यू, एज जो की है उसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने जब 27 लिखा तो इट मीन्स 26 इज़ रिप्लेस्ड बाय 27। तो 26 और 27 रिप्लेस कर देगा उस केस में। ठीक है, और 26 रिप्लेस हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप उस केस में। और अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे माई अंडरस्कोर टिक्ट को, तो ये ध्यान रखिए एज 27 आएगी और नेम जैक आएगा। अब यहाँ पर आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर आपने गौर से देखा इसको, तो एज पहले आ रहा है और नेम बाद में आ रहा है। जबकि स्टार्टिंग में जब आपने माई अंडरस्कोर टिक्ट को देखा था तो उसमें नेम पहले आ रहा था, एज बाद में आ रहा था। देखिए कोई भी कभी भी किसी ऑर्डर में आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। जब बात हम करते हैं अनऑर्डर्ड डेटा टाइप की, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। और जब ऑर्डर फिक्स नहीं है तो की वैल्यू का पेयर तो ठीक है, वो प्रिंट होगा, वो दिखाई देगा, लेकिन वो किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, किस ऑर्डर में दिखाई देगा, ये फिक्स नहीं होता इसके अंदर। की के रेस्पेक्ट में वैल्यू हमेशा अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे इस केस में एज पहले आ रही है और नेम बाद में आ रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। तो इस तरीके से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यू चेंज करनी किसी डिक्शनरी की, तो हम उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं माई डिक्शनरी के नेम के साथ, और फिर उसको एक न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं। जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी आपकी। अब जैसे अब इसके अंदर है, अब आप आइटम को ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए अभी आपने क्या किया, की को लिखा और एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी। चूँकि की पहले से एग्जिस्ट करती थी इसलिए वैल्यू अपडेट होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी की को लिखेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा कि अब डिक्शनरी के अंदर वो की ऐड हो जाएगी और उसके साथ वो वैल्यू भी जो आपने असाइन की है वो भी दिखाई देगी। जैसे इस केस में क्या है, आपने लिखा माई अंडरस्कोर टिक्ट एड्रेस इक्वल टू डाउनटाउन। तो एड्रेस नाम की वैल्यू से कोई की थी नहीं, अगर की होती तो अपडेट हो जाती, उसकी वैल्यू डाउनटाउन से रिप्लेस हो जाती। लेकिन अब चूँकि एड्रेस नाम की कोई की ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि एड्रेस नाम की एक की डिक्शनरी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी और साथ में उसकी वैल्यू। क्योंकि जब कभी भी आपका डिक्शनरी में हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो की वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो की हो जाएगी एड्रेस और वैल्यू हो जाएगी इसकी डाउनटाउन। तो अब आप इस पॉइंट और टाइम पर आप अगर से प्रिंट कराना चाहते हैं, आपने प्रिंट कराया है प्रिंट माई अंडरस्कोर टिक्ट, तो आप देखिए पहले एड्रेस आ रहा है, एज आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, एड्रेस की वैल्यू डाउनटाउन आ रही है। पहले जहाँ सिर्फ एज और नेम थे, वहाँ अब एड्रेस नाम की एक की और इंट्रोड्यूस होगी इसके अंदर, और उसकी वैल्यू भी दिखाई दे रही है हमें, एड्रेस कॉलन डाउनटाउन लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है एड्रेस की है और डाउनटाउन उसकी वैल्यू है। जहाँ तक ऑर्डर की बात है, तो फिर से एक बार मैं बता दूँ कि ऑर्डर जो मैंने यहाँ लिखा है, हो सकता है आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आपका ऑर्डर डिफरेंट आए मे बी, तो उसके इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रूल बड़ा सिंपल है। और रूल ये है कि चूँकि डिक्शनरी का अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, और अनऑर्डर्ड का मतलब ही ये होता है कि उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो की वैल्यू कॉम्बिनेशन आपको किसी भी ऑर्डर में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से हम किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी न्यू एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से हम एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हमको समझना होगा। तो एक मेथड है और मेथड का नाम है क्लियर। तो क्लियर मेथड क्या काम करता है कि जितनी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं सभी को डिलीट कर देता है। डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी लेकिन डिक्शनरी का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स क्लियर मेथड के बाद आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। तो डिक्शनरी तो एग्जिस्ट करेगी पर डिक्शनरी का कोई एलिमेंट उसके अंदर होगा नहीं, तो की और वैल्यू दोनों ही डिलीट हो जाएंगी अगर हम क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमने एक डिक्शनरी ले ली, डिक्शनरी का नेम ले लिया स्क्वायर और इसके डिफरेंट एलिमेंट ले लिए। सिंप्लिसिटी के लिए हमने की और वैल्यू दोनों इंटीजर फॉर्म में लिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम टाइप के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप की होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है 11 2 4 3 9 4 16 5 25। तो 1 2 3 4 5 ये कीज़ हैं
और वैल्यू है 1 4 9 16 25 ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आप क्लियर डिलीट करने से पहले एक और मेथड है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर किसी की के रिगार्डिंग वैल्यू को डिलीट कर सकते हो डिक्शनरी में, उसका नाम है पॉप। ठीक, तो हमें डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ता है, डॉट पॉप लिखना पड़ता है, और जो पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं उसमें इंडेक्स पोजीशन पास करते हैं। तो जो भी हम इंडेक्स पोजीशन मेंशन करेंगे उस इंडेक्स पोजीशन से मतलब यहाँ पर की से है। इंडेक्स पोजीशन में ये गलती से इसलिए अभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये पॉप मेथड हम लिस्ट में भी यूज़ कर रहे थे, तो ये वही पॉप है, कुछ अलग नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना था, वहाँ हम इंडेक्स पोजीशन दे रहे थे, यहाँ हम की मेंशन करेंगे और बाकी सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। तो जैसे मैंने लिखा पॉप 4, ठीक, तो 4 यहाँ पर अगर लिस्ट के केस में कहेंगे तो इंडेक्स पोजीशन होगी, और अगर हम डिक्शनरी के केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ ये आपका की हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने 4 जो की है उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें आ रहा है 1 1 2 4 3 9 416 मिसिंग है क्योंकि ऑलरेडी हम वैल्यू डिलीट कर चुके हैं। देन 525। तो पॉप मेथड बेसिकली क्या काम करता है कि पर्टिकुलर किसी की के लिए वैल्यू को डिलीट कर देता है, और वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो की भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो की वैल्यू दिखाई नहीं देंगे, आप प्रिंट नहीं होगा जब आप स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे तो। और दूसरा ये था कि अगर हम चलिए एक और है, और यह है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को डिलीट कर देगा। ठीक है, की वैल्यू के कॉम्बिनेशन को डिलीट कर देगा। ये इसमें हम कोई की मेंशन नहीं करते पॉप आइटम को जब कभी भी हम यूज़ करते हैं, तो ये डेफिनेटली की वैल्यू के कॉम्बिनेशन को डिलीट करेगा, लेकिन किसको करेगा ये फिक्स नहीं है इसके अंदर। ये आर्बिट्रेरी किसी भी आइटम को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो और उस आइटम को रिटर्न करेगा जिसको भी डिलीट करेगा ये। जैसे आपने लिखा स्क्वायर्स डॉट पॉप आइटम, ठीक, तो अभी इसने जो आइटम डिलीट किया वो 525 है। 525 का मतलब 5 की है, 25 वैल्यू है। तो ये बता रहा है कि एक आइटम डिलीट कर दिया और जिस आइटम को डिलीट किया उसको ये रिटर्न करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर। चलिए अभी आप देखिए, अगर आप इस टाइम पर डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे, डिक्शनरी का नेम है स्क्वायर, तो देखिए 1 1 2 4 3 9 ये आ रहा है। 416 ऑलरेडी पिछली बार आपने डिलीट कर दिया था, 525 इस बार डिलीट हो गया। अब अगर क्लियर की बात करें तो क्लियर क्या काम करेगा, क्लियर काम ये करेगा कि क्लियर सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा लिस्ट में से, चाहे वो आपके कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 की वैल्यू के पेयर्स हैं, 1 1 2 4 3 9, तो ये सब डिलीट हो जाएंगे अगर मैं क्लियर मेथड का यूज़ करता हूँ। तो देखिए यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, डिक्शनरी का नेम लिखिए जो इस केस में स्क्वायर है, डॉट लगाइए और फिर मेथड का नाम लिखिए जो इस केस में क्लियर है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर डॉट क्लियर। तो स्क्वायर डॉट क्लियर करने से आपका क्या हो जाएगा कि ये क्लियर हो जाएगा, सभी लिस्ट डिलीट हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है वो समझिए आप। वो ये है कि जब आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद अब आगे आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं डिक्शनरी को। जैसे डिक्शनरी का नेम था स्क्वायर, तो आपने प्रिंट स्क्वायर स्टेटमेंट दिया तो एरर नहीं आएगी, बल्कि एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होगी। तो मतलब ये है यहाँ पर कि क्लियर मेथड सिर्फ एलिमेंट्स को डिलीट करता है, डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सभी डिलीट हो जाएंगे आपके। डिक्शनरी अभी भी एग्जिस्ट करेगी, डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर आप डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहते हैं तो फिर डेल कीवर्ड का यूज़ कीजिए। डेल लिखेंगे DEL और उसके बाद डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, तो जो भी डिक्शनरी चाहे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं नहीं है डजेंट मैटर, ठीक, वो डिक्शनरी आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका एरर रेज होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने 2-3 बातें समझी डिलीट से रिलेटेड। पहला आप हमने समझा पॉप। जो पॉप मेथड है बेसिकली उसका यूज़ ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर की के रिगार्डिंग कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं और हम उस की को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं पॉप मेथड में और की वैल्यू डिलीट हो जाती है। सेकंड है पॉप आइटम। पॉप आइटम किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को डिलीट कर देगा। वो वैल्यू कौन सी डिलीट होगी, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है,
तो आर्बिट्रेरी है। और दूसरी बात यह है कि जो भी आइटम डिलीट होगा वो की वैल्यू के साथ उसको रिटर्न करेगा, ये आपका जो पॉप आइटम फंक्शन का आप यूज़ करोगे तो। थर्ड है आपका क्लियर करने से क्या होता है, लिस्ट के सभी आइटम डिक्शनरी के सभी, लिस्ट और डिक्शनरी दोनों पे ही काम करता है क्लियर तो वर्किंग दोनों में सेम है। डिक्शनरी के केस में अगर हम बात करें क्लियर की, तो डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को ये डिलीट कर देगा। डिक्शनरी भी एग्जिस्ट करेगी लेकिन डिक्शनरी के अंदर के कोई भी एलिमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सब एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। और अगर हम डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं विद इट्स आइटम और विदाउट इट्स आइटम, मतलब उसके अंदर आइटम है या नहीं है डजेंट मैटर, अगर हम डेल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं DEL के साथ, अगर हम डिक्शनरी का नेम मेंशन कर रहे हैं तो डिक्शनरी कम्प्लीटली डिलीट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक। और एक बात और कि जब आप उसके बाद डेल और डेल कीवर्ड के बाद आप डिक्शनरी का नेम लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर रेज करेंगे, एरर रेज होके आएगी, दिखाई देगी आपको। और ऐसा सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि डिक्शनरी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। इन केस ऑफ क्लियर एलिमेंट्स डिलीट करने के बाद अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होगी। इट मीन्स सिर्फ क्लियर आपका एलिमेंट्स को डिलीट करता है, डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता, जबकि डेल आपका डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है एलिमेंट्स के साथ। ये कुछ फंक्शन है, क्लियर हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। गेट, यहाँ से एक पॉप आइटम बता चुके हैं, गेट बता चुके हैं, हम वैल्यूज़ बता चुके हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट में और स्क्वायर ब्रैकेट से जब हम डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो इसमें डिफरेंस ये रहता है कि इन केस ऑफ गेट अगर हम किसी की के रेस्पेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो की एग्जिस्ट नहीं करती डिक्शनरी में तो आंसर नन आता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के केस में आंसर आपका नहीं आएगा, एरर शो करेगा। क्लियर ऑलरेडी हमारा हो चुका था। चलिए कॉपी की बात करते हैं। तो कॉपी मेथड की बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर हमें डिक्शनरी की कॉपी बनानी है तो कॉपी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक डिक्शनरी हमारे पास है और उसका नेम है original_marks और उस डिक्शनरी में 2 आइटम्स हैं, एक है फिजिक्स 67, एक है मैथ्स 87। तो फिजिक्स और मैथ है आपकी की, 67 और 87 है आपकी वैल्यू। तो हमने लिखा copied_marks इज इक्वल टू original_marks डॉट कॉपी, ठीक। तो कॉपी मेथड को यूज़ करने से पहले हमें उस डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ेगा, डॉट करके का हमें कॉपी लिखना पड़ेगा। तो होगा क्या कि उस डिक्शनरी की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और कॉपी क्रिएट होने के बाद उस एक न्यू डिक्शनरी मिल जाएगी आपको। जैसे इस केस में क्या हुआ है कि original_marks एक ओरिजिनल आपकी डिक्शनरी थी और उसके साथ मैंने कॉपी मेथड का यूज़ किया, तो मैंने लिखूँगा इसमें original_marks डॉट कॉपी और ये वैल्यू असाइन की गई है copied_marks को। तो copied_marks में आपकी एक और डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी जिसमें डेटा वही सेम रहेगा जो original_marks में है। तो अगर आप दोनों को प्रिंट कराएंगे तो दोनों में आप देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इन केस ऑफ आउटपुट, देख सकते हैं आप। ये सिंटैक्स है डिक्ट डॉट कॉपी, डिक्शनरी का नेम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, कॉपी लिखते हैं और कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये एक शैलो कॉपी रिटर्न करता है डिक्शनरी की। ये एक्चुअली ओरिजिनल डिक्शनरी को मॉडिफाइड नहीं करता, ये इसकी कॉपी क्रिएट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आइटम एक और मेथड है, आइटम्स मेथड। इसके थ्रू समझिए आप क्या करते हैं। तो जैसे अगर आप आइटम्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं डिक्शनरी के, ठीक, डिक्शनरी के आइटम्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब आइटम्स का मतलब की वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलके एक आइटम कहलाएगा आपका। तो मेथड का नेम है आइटम्स, तो आप डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, डॉट आइटम्स करेंगे, तो जितने भी उसमें की वैल्यू के पेयर्स हैं वो सभी आपके शो हो जाएंगे। जैसे इस केस में आपके फिजिक्स 67 और मार्क 87 आपका आंसर आएगा आपका। तो ये दिखा रहा है आउटपुट डिक्ट_आइटम फिजिक्स 67 मैथ 87, दोनों आइटम उसके शो हो जाएंगे। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, डिक्शनरी का नेम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और फिर हम मेथड का नेम लिखते हैं जो इस केस में आइटम्स है। खाली आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, खाली आपको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है वैल्यूज़, और सिर्फ की चाहिए तो उसका मेथड का नाम है कीज़।
तो जैसे डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, आप कीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे इस केस में है तो पर्सन नाम की एक डिक्शनरी, आप कीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेकिन पर्सन डॉट कीज़, तो जितनी भी कीज़ होंगी वो आपकी शो हो जाएंगी उस केस में, ठीक है। और अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फंक्शन का नेम है, मेथड का नेम है वैल्यूज़, तो सिर्फ वैल्यू मिलेंगे। जैसे इस केस में वैल्यू 67 और 87 है, की है फिजिक्स और मैथ, तो सिर्फ 67 और 87 ही रिटर्न होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।